अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोएगुलेस टेस्ट को। सो एज़ वी नो कि एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ और इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं एंड कोएगुलेस इज़ वन ऑफ देम। सो आइए डिस्कस करते हैं कोएगुलेस टेस्ट को। ये एक इस तरह का बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि आप लोग एक ख़ास किस्म की बैक्टीरियल स्पीशी की स्ट्रेन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड द बैक्टीरियल स्पीशीज़ नेम्स एज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस। असल में ये एक इस तरह की स्पीशी है जिसमें आपके पास दो किस्म की स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत किस्म की हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोएगुलेस टेस्ट हमारे पास दो किस्म की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एक वो जो कि कोएगुलेस अपोजिस करती हैं, मतलब कि उनके पास कोएगुलेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। एज वी नो ना कि एएसी जिस टर्म के आखिर में आता है तो उसको आप लोग एंजाइम कहते हैं। और एक वो मतलब एक के पास प्रेजेंट होता है प्रेजेंट, और एक वो स्पीशी होती है जिसके पास कोएगुलेस एब्सेंट होता है। तो हम लोग इस टेस्ट में उस पर्टिकुलर स्पीशी की तो जो स्ट्रेन्स होती हैं उनको आपस डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि वो जो स्पीशी है उस पर्टिकुलर सैंपल में जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे वो आया तो कोएगुलेस पॉजिटिव है, यानी उसमें कोएगुलेस प्रेजेंट है, या कोएगुलेस एब्सेंट है। याद रखिएगा कि दिस टेस्ट इज मोस्टली फॉर स्टेफिलोकोकस ऑरियस बिकॉज इट कंटेन अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विच कंटेन्स कोएगुलेस एंजाइम। सो बेसिकली व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कोएगुलेस टेस्ट। असल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया एज वी नो कि वो एंकरेज डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन्हें अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए एंकरेज, एक पर्टिकुलर हार्ड सपोर्ट चाहिए होती है। एंकरेज डिपेंड्स, राइट, यानी उनको ग्रो करने के लिए एक हार्ड सपोर्ट चाहिए होती है। इसलिए मोस्टली तौर पे हम लोग व्हेन वी फॉर्म्स मीडिया तो उसमें हम लोग एगर डालते हैं। तो एगर का एक ख़ास रोल ये भी होता है कि वो बैक्टीरिया को स्टिल रखता है ताकि वो आपस में एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में एक कंजेस्टेड एरिया में ग्रो कर सकें। बिकॉज कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो कि जब दूसरे सेम स्पीशी के दूसरे माइक्रोब से आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वो इस तरह के कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो कि एक दूसरे को उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एंकरेज डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उस एंकरेज के लिए फिब्रिन एक प्रोटीन होता है ना, फिब्रिन फिब्रिन जो कि मोस्टली फिब्रिनोजिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिनोजिन। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो उस फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। असल में ये जो फिब्रिनोजिन है ये एक सोल्यूबल प्रोटीन है, यानी ये सॉलिडिफाई इतना नहीं रहता बिकॉज इट इज़ वाटर सोल्यूबल, और जो चीज़ वाटर सोल्यूबल होती है वो हाइड्रेटेड एनवायरनमेंट में सोल्यूबल नहीं, मतलब सॉलिड नहीं रहती। बट जो जो फाइब्रिन है वो इनसोल्यूबल फॉर्म है उस प्रोटीन की, यानी कि वो हार्ड हो जाती है व्हेन इट इज़ आल्सो अराउंड इन वाटर, यानी हाइड्रेटेड मीडिया। और वो ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं विद द एंजाइम विच इज़ नोन एज कोएगुलेस है। जब ये बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर ग्रो करने के लिए आए तब इनको यही करेक्टर मिला, यही प्रोटीन मिला उनके सराउंडिंग में, बिकॉज इट इज़ रिच इन आवर प्लाज्मा विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो इन शॉर्ट ये कि वो उसको भी सॉलिडिफाई करने के लिए उसको इंसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे। और ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर ने उनकी वेरुलेंसी में, यानी एबिलिटी टू कॉज डिजीज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। विरुलेंसी, राइट ना, वो कैसे, असल में एज वी नो ना कि अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, अगर वो स्टेशनरी फॉर्म में रहता है, मीन्स कि वो रुका हुआ फॉर्म में रहता है, तो उसको फेगोसाइटोज करना या उसके खिलाफ डिफरेंट इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो वो जो बैक्टीरिया है वो इसको, वो इस कैरेक्टर को एज अ वायरलेंस के तौर पर, यानी अपनी पैथोजेनिसी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसको एज अ, मतलब अपने आप को उसके साथ अटैच करके खुद स्टेशनरी हो जाते हैं और वहाँ पर कॉलोनी फॉर्म करने लगते हैं। और जब इस तरह से वो बैक्टीरिया वहाँ पर कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, सो अगर जो इम्यून सेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल जो फेगोसाइट्स होते हैं, जब वो जाएंगे उनके पास उनको ईट करने के लिए, बट बिकॉज वो अटैच्ड हैं तो उनको ईट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये जो अटैचमेंट है, यानी ये जो सॉलिडिफाइंग नेचर है इस फिब्रिन की, ये बहुत सपोर्ट करती है उस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को फॉर कॉजिंग डिफरेंट डिजीज इन ह्यूमंस या फिर किसी भी होस्ट में जिसमें वो रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसी कैरेक्टर को पकड़ कर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीशी के उस पर्टिकुलर स्ट्रेन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि आया वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट है तो यार ये वेरुलेंट भी है, ये पैथोजेनिक भी है, तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो उसी से हुई होगी। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, मतलब डायग्नोसिस में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। एंड याद रखिएगा ये जो कन्वर्जन है फिब्रिनोजिन की इनटू फिब्रिन, इट इज़ बाय द एंजाइम कोएगुलेज। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ COA, कोएगुलेज, ठीक है। सो आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये जो कोएगुलेज टेस्ट है इसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रोसीजर लेट मी डिस्कस अ बिट अबाउट कोएगुलेज एंजाइम।
कोएगुलेज। असल में इसका जो प्रोसीजर है ये दो किस्म के होते हैं प्रोसीजर्स, एक को आप कहते हैं स्लाइड मेथड और एक को आप कहते हैं ट्यूब मेथड, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दैट एंजाइम, वो क्या वेरिएशन है ये डिस्कस करते हैं। देखें जो कोएगुलेज एंजाइम है वो दो किस्म के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो फ्री हो सकते हैं, फ्री, ठीक है, या तो वो बाउंडेड फॉर्म में हो सकते हैं। फ्री एंजाइम्स वो होते हैं मतलब कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया कोएगुलेज फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो फॉर्म तो कर रहा है, लेकिन वो फॉर्म करने के बाद वो आया तो अपने साइटोसोल में रख रहा है, मतलब ठीक है, और या तो वो अपने एनवायरनमेंट में छोड़ दे रहा है। यानी कि इन शॉर्ट कि वो जो एंजाइम वो जनरेट कर रहा है उसको कहीं पर स्टेशनरी नहीं रख रहा, उसको ऑलवेज मोटाइल रख रहा है, वो कभी अंदर होता है कभी बाहर होता है। और ऑन द अदर हैंड जो आपका बाउंडेड कोएगुलेज एंजाइम है वो हमेशा से एक पर्टिकुलर पोर्शन के साथ स्टिक रहता है, मोस्टली ये कैप्सूल के साथ स्टिक रहते हैं, यानी कैप्सूल जो आपके होते हैं बैक्टीरिया के उसके इर्द गिर्द, मतलब उनके साथ ये जो कोएगुलेज एंजाइम है, जो बाउंडेड कोएगुलेज एंजाइम है, ये स्टिक रहते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो आपके बाउंडेड कोएगुलेज एंजाइम होते हैं इनको आप लोग क्लम्पिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्लम्पिंग फैक्टर्स, राइट। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एंजाइम्स होते हैं कोएगुलेज वो दो किस्म के होते हैं, एक फ्री होता है और एक बाउंडेड होता है। सो आइए अब देखते हैं कि उसके जो दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचर ऑफ दैट एंजाइम, वो उसके क्या क्या मैकेनिज्म है और वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं, आइए देखते हैं। सो आइए अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ कोएगुलेज टेस्ट। तो आपको पता है कि हमारे पास दो किस्म के कोएगुलेज एंजाइम होते हैं, एक फ्री होता है और एक बाउंडेड होता है। तो इसी की बेस के ऊपर हम लोगों ने दो किस्म के कोएगुलेज टेस्ट जनरेट किए हैं। पहले वाले का नाम है स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट। असल में ये जो स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट है ये बाउंडेड कोएगुलेज एंजाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी ऐसी स्टेन को जिसके पास बाउंडेड कोएगुलेज एंजाइम हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये वाला टेस्ट यानी स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट यूज करते हैं। असल में इट इज व्हाट बाउंड कोएगुलेज। इट इज़ वन ऑफ दैट टेस्ट जिसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो इसमें किसी किस्म की रॉकेट साइंस या फिर मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक स्लाइड लेनी, यू नो द ग्लास स्लाइड हमारे पास होती है लैब्स के अंदर, उसके ऊपर आपने 1 से 2 कतरे पानी के डालने, यानी 1 to 2 ड्रॉप वाटर डाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस स्लाइड के ऊपर जो आपने 2 ड्रॉप्स पानी के डाले थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये गोल सर्कल ब्राउन स्टैट की है, वो क्या है, वो 2 ड्रॉप्स हैं पानी के जो आपने डाले थे। उसके बाद आपने वो सैंपल लेना है, यानी उस पर्टिकुलर स्टेन को चेक करना है, यानी उस पर्टिकुलर स्टेन का सैंपल लेना है, ठीक है, जिसको आपने टेस्ट करना है कि आया इसमें कोएगुलेज प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। असल में आप क्या करेंगे, आप एक वायर लूप लेंगे, आपके पास एक वायर लूप होगी। इफ़ यू आर माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट, आपको पता होगा कि आप इनोकुलेशन के लिए इस तरह की वायर लूप्स यूज़ करते हैं। सो आपके पास इस तरह की एक वायर लूप होगी। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेड हॉट करना है टू स्टिलाइज्ड। उसके बाद आपने इस सैंपल में मारना है और 1-2 कॉलोनीज उठा के इसके अंदर उस वायर लूप को अच्छी तरह से स्टिर करना है, ताकि वो जो कॉलोनीज हैं वो इमल्सिफाइड हो जाए, यानी उसकी जो जो कॉलोनी होती है वो बंच ऑफ माइक्रोब होता है, आपने उसको बंच नहीं बल्कि सेपरेट आउट करना है, ताकि वो ऑलमोस्ट वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो हल्के हल्के से एक दूसरे से अलग हो जाए, ठीक है। सो आपने यहाँ पर स्टेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जस्ट आपने प्लाज्मा लेना है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा मोस्टली सिर्फ प्लाज्मा होता है, बिकॉज आपको पता है कि जो आपका ब्लड है यानी जो आपका खून है मोस्टली दो होते हैं, प्लाज्मा एंड द सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, और दूसरा होते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आपके पास मोस्टली होते हैं प्रोटीन्स, डिफरेंट किस्म की एंटीजेंस, एंटीबॉडीज। वैसे बाय द वे मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मा को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो देखें आपका जो ब्लड है वो 55% है आपका प्लाज्मा से बना हुआ और 45% आपका सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर उस 55% को देखें तो उस 55% में, यानी उस 55% प्लाज्मा के अंदर जो अप टू 92% है वो वाटर है, पानी है, ठीक है, और 8% उसमें है सॉल्ट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स और फिब्रिनोजिन वगैरह और डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो यानी कि आपका इन शॉर्ट प्लाज्मा के अंदर, यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर इन शॉर्ट आपका क्या है, एग्जैक्टली आपका फिब्रिनोजिन है, फिब्रिनोजिन, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने वही वायर लूप लेनी है, उसको पहले वॉश करना है और फिर देन आपने उसको रेड हॉट करके यहाँ से प्लाज्मा का सैंपल, मतलब आपने प्लाज्मा के अंदर टिप करना है और वहाँ से उठा के आपने ये जो इमल्सिफाइड बैक्टीरिया की कॉलोनी थी उसके अंदर आपने उसको स्टेयर करना है, ठीक है। मीन्स कि आपने प्लाज्मा को उस इमल्सिफिकेशन के अंदर आपने उसको मिक्स करना है। एंड वंस यू हैव डन दैट, मतलब आपने उसको उसके अंदर मिक्स कर दिया और फिर आपने अप टू 10 to 20 सेकेंड वेट करना है, 10 to 20 सेकेंड्स,
ठीक है। तो आप लोग क्या देखेंगे कि अगर उस सैंपल के अंदर यानी उस माइक्रोब के अंदर, उस माइक्रोबियल कॉलोनी के अंदर कोएगुलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो जो प्लाज्मा आपने डाला था उसके क्लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो कोएगुलेट होने लगेगा। आप देखेंगे कि वो जो ड्रॉप था यानी वो जो इमल्सिफाइड फॉर्म ऑफ दैट बैक्टीरिया एंड दैट प्लाज्मिड था वो इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्स में टूटना शुरू हो जाएगा, इस तरह से लाइक छोटे छोटे। यानी आपको इन शॉर्ट डिफरेंस खुद ही फील होने लगेगा कि यार ये जो है ये आप कि अब ये क्लॉट होने लगा है। अच्छा, मोस्टली जब इस तरह के हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो अपने पास हम लोग रखते हैं कंट्रोल्स यानी कंट्रोल्स आपके इस तरह के जो आपके टेस्ट होते हैं, मतलब इस तरह के आपके वो पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट में आप मोस्टली रखते हैं एक नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है, और एक पॉजिटिव कंट्रोल रखते हैं। यानी एक ऐसी स्पीशी को आप लोग उसके अंदर उसी टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सैंपल को आप लोग टेस्ट करते हैं जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता होता है कि आया कि क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है कि ब्लड क्लॉट होगा और किस तरह से होगा। फिर आप वो जो आपका जो टेस्ट है यानी टेस्टिंग जो आपकी स्लाइड यानी जो टेस्टिंग आपका इक्विपमेंट है उसको आप लोग उन दोनों कंट्रोल्स के दरमियान रखते हैं और उन दोनों से कंपेयर करते हैं कि नेगेटिव से उसका कंपेरिजन रिजल्ट क्या आ रहा है और पॉजिटिव से उसका कंपेरिजन रिजल्ट क्या आ रहा है। इन शॉर्ट ये कि आफ्टर कंपेयरिंग विद द कंट्रोल्स यू गॉट अ बेटर रिजल्ट, और आपको डिसाइड करने में क्या प्रेजेंट है यानी कोई चीज़ प्रेजेंट है या कोई चीज़ एब्सेंट है ये आपको अच्छी तरह से अंदाजा होता है। सो इट वॉज द फर्स्ट मेथड और द फर्स्ट वे of that coagulase test. Let's talk about the second one. So अब आइए डिस्कस करते हैं ट्यूब coagulase टेस्ट को। सो एज वी नो कि जो प्रीवियस वाला था वो हम लोग यानी जो स्लाइड coagulase टेस्ट था वो हम लोग इस किस्म के coagulase को डिटेक्ट करने में एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ स्पीशी में यूज़ करते थे जो कि बाउंडेड था। लेकिन ट्यूब coagulase टेस्ट को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं उन पर्टिकुलर एंजाइम्स के लिए यानी उन पर्टिकुलर coagulase एंजाइम के लिए जो कि फ्री होते हैं। शुड बी रिमेंबर। अच्छा, दिस एंजाइम आर फ्री नेचर, मतलब वो एनवायरनमेंट के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड ऑफ द सेल। अच्छा, तो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी बिल्कुल सेम ही है। मतलब होगा क्या कि आपको पता है कि आपने प्लाज्मा लेना होगा, प्लाज्मा को आपने उस एमल्सिफाइड स्पीशी के अंदर डालना होगा, ठीक है, और वो वहाँ से मतलब उसको कोएगुलेट करके फिर आप लोग का मतलब वहाँ से एक आराम से आपको डिटेक्शन मिल जाएगी या इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये यहाँ पर कोएगुलेशन हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर ऐसा है कि पूरा मैकेनिज्म सेम है तो फिर हम लोग इस चीज़ को डिफरेंट क्यों कर रहे हैं। सो देखें, हमारे पास जो फ्री कोएगुलेज एंजाइम होते हैं, मतलब कि जो फ्री कोएगुलेज एंजाइम है उनका एक करेक्टर है कि वो जो कोएगुलेशन है वो थोड़ी सी डिलेड करते हैं, दे डिले द कोएगुलेशन, ठीक है, दे डिले कोएगुलेशन, मतलब वो ब्लड क्लॉट करने में थोड़ा सा देर लगाते हैं, कोएगुलेशन, ठीक है। सो इस बेस के ऊपर हम लोगों ने इस नए टेस्ट को डेवलप किया है। अच्छा, इसमें होता क्या है। सो इसका जो सिंपल प्रोसीजर है वो ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, उसमें आपने 1/6 डाइल्यूशन ऑफ द प्लाज्मा इन सेलाइन अबाउट 0.85% NaCl में प्रोड्यूस करना। अब इसका क्या मतलब है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक सोल्यूशन बनाएंगे ऑफ 0.85% ऑफ NaCl, यानी एक वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें अबाउट 0.85% NaCl सॉल्ट होगा, ठीक है, और बाकी 99.15% आपके पास क्या होगा, एक्जैक्टली वाटर होगा, ठीक है। सो आपने ये सोल्यूशन बनाया, फिर आपने उस सोल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है, ठीक है। अच्छा, सो उसके बाद आपने एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, उसके अंदर आपने प्लाज्मा डालना है। यू विल ऐड व्हाट, यू विल ऐड प्लाज्मा, यानी जिसके अंदर आपका फिब्रिनोजिन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपने ये NaCl का सोल्यूशन डालना है। अच्छा, यहाँ पर वो जो NaCl और प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में 1/6 होनी चाहिए, यानी कि अगर ओवरऑल इस जो आपने नया सैंपल बनाना है प्लाज्मा और NaCl का सोल्यूशन का अगर वो 6 है, ठीक है, तो उसमें 5 क्या होगा, 5 होगा ये NaCl का वाटर, ठीक है, और 1 होगा उसमें प्लाज्मा, यानी 1% तो नहीं कह सकते लेकिन 1 पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन यू विल प्रिपेयर ऑफ दैट प्लाज्मा एंड द 5 पार्ट विल बी 0.85% NaCl सोल्यूशन। आई होप सो कि आपको ये प्रोसीडिंग थोड़ी सी समझ आई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जस्ट सिंपल एक वाइल लूप लेनी है, ठीक है, और वहाँ से आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रेन को यानी उस पर्टिकुलर सैंपल को जहाँ से आपने डिटेक्शन करनी है वहाँ से आपने एक 3-4 कॉलोनी उठानी है और उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ला के स्टेयर करना है, यानी कि वहाँ पर भी आपने उस बैक्टीरिया की इमल्सिफिकेशन करनी है, बैक्टीरियाज इमल्सिफिकेशन, सॉरी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे उसको एक दूसरे से सेपरेट कर देना, बिकॉज जो कॉलोनी होती है वो इस तरह से बंच होता है ना, यूं आप लोग फिर उसको स्टिर करते हैं तो फिर वो जो बंच है वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये जो आपने प्रोसेस किया बाय द हेल्प ऑफ स्टिरिंग, ये आपने क्या किया, आपने इमल्सिफिकेशन की, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको रख देना है अप टू 4 आवर्स इन इनक्यूबेटर
4 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेटर के अंदर एट अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बिकॉज ये जो आपका फ्री कोएगुलेज है ये मोस्टली कोएगुलेशन बेटर करता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें ऑन द अदर हैंड ये भी पता है कि यहाँ पर जो कोएगुलेशन होगी वो थोड़ी सी डिले होगी। अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, यहाँ पर आप पीरियोडिकली अपनी टेस्ट ट्यूब्स को देखते रहेंगे कि आया उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई है कि नहीं। यानी फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर के बाद देखा, ठीक है, आपको नहीं नजर आई, फिर आपने 2 आवर के बाद देखा, यानी कि वो जो आपने इंक्यूबेटर में रखा आपने डायरेक्ट 4 आवर्स का वेट नहीं करना, आप बीच में देखते रहेंगे ना। ऐसा क्यों? असल में इस तरह से होता कुछ यूँ है कि हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रेन्स हैं उस स्टेफिलोकोकस ऑरियस की, जो कि एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स क्रिएट कर सकती हैं, एक ख़ास किस्म की एंजाइम्स बना सकती हैं, जिनको आप लोग कहते हैं फिब्रिनोलाइसिन्स, ठीक है, या फिर आप उनको कहते हैं स्टेफिलोकाइनेज। क्या कहते हैं आप उनको? वो एंजाइम्स कौन से हैं? एंजाइम्स आर फाइब्रिनो लाइसिन, या आप इसको स्टेफिलोकाइनेज भी कह सकते हैं, स्टेफिलोकाइनेज। अच्छा, ये दोनों एक ही एंजाइम के नाम है, मतलब एक एंजाइम है जिसको आप लोग फाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम स्टेफिलोकाइनेज है। असल में ये एंजाइम ब्लड क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट डज व्हाट? इट डिस्ट्रॉय ब्लड क्लॉटिंग, राइट। सो आपने उसको पीरियोडिकली देखते रहना है कि आया कि वो जो क्लॉट्स बन रहे हैं या अगर कोई क्लॉटिंग हुई है तो क्या वो इस एंजाइम की वजह से डिस्ट्रॉय तो नहीं। इस वजह से आपको इस चीज़ को पीरियोडिकली यानी आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स अप टिल 4 आवर्स देखना होता है कि आया उसके अंदर क्लॉट्स की फॉर्मेशन हुई है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास बहुत डिफरेंट या बहुत वेराइटी किस्म की आपकी क्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है। क्लॉटिंग आपकी बिल्कुल स्मॉल क्रंचेज में या फिर ग्रेन्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा तो उस जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर उसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे थे, तो आपने उसको भी क्लॉटिंग कंसिडर करना है। अच्छा, इस तरह की भी, इस एक्सटेंट की भी क्लॉटिंग हो सकती है कि पूरा का पूरा जो टेस्ट ट्यूब का जो लिक्विड है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाए, वो भी क्लॉटिंग होगी। यानी आपकी क्लॉटिंग की जो एक्सटेंट है वो वेरी करेगी फ्रॉम पार्टिकल्स टू द होल क्लोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड इन दैट टेस्ट ट्यूब। सो आप इस तरह से हम लोग अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर वो जो स्टेन है जिसको आपने इस टेस्ट ट्यूब के लिक्विड के अंदर आपने एमल्सिफाई करवाया था, अगर वहाँ पर वो क्लॉट कर रही है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हुई है उस पर्टिकुलर सैंपल की तो आप लोग अब कहेंगे कि वो कोएगुलेज पॉजिटिव है। यू विल से कि दैट पर्टिकुलर स्पीशी इज कोएगुलेज पॉजिटिव अगर वहाँ पर कोएगुलेशन हो रही है। अगर कोएगुलेशन नहीं हो रही तो आप लोग कहेंगे कि वो कोएगुलेज नेगेटिव है, यानी वहाँ पर आपके कोएगुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स हाउ यू डू कोएगुलेज टेस्ट। आई होप सो कि थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आसान भी आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।